अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लेवल कोर्स कोड 324802 के साथ कराची आर्ट्स अकेडमी से मैं हूं आपकी टीचर अमरीन मुज़म्मिल। अपने पिछले लेक्चर में हमने इम्तिहानी पर्चाजात को हल करने की इब्तिदा की और पिछले लेक्चर में हमने मई और जून के इम्तिहानी पर्चे को हल करने से इब्तिदा की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्ट 1 को सॉल्व करना बताया, जिसमें हमने 3 तरह के सवालात को हल किया। पहला सवाल था जिसमें हमने उर्दू ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से बात की और मुहावरों को जुमलों में तब्दील किया। इस हवाले से मैंने आपको 5 मुहावरों को जुमलों में तब्दील करना बताया था। पार्ट 1 का जो दूसरा सवाल हमने हल किया वो था जुमलों की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको फ़ेल मुस्तकबिल के जुमलों को फ़ेल माजी में तब्दील करना समझाया। तीसरा सवाल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया वो था खाली जगह पुर करना, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया था और इस पैराग्राफ में जो जवाबात नहीं दिए गए थे उन जवाबात को हमने दी गई फहरिस्त में से सर्च किया और उसके बाद उन खाली जगह को पुर किया। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत अहम सवाल समझाने जा रही हूँ, जो है तफ़हीम। इम्तिहानी पर्चाजात में आपको पार्ट 3 में 2 पैसेजेस दिए जाते हैं, पैसेज ए और पैसेज बी, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 30 मार्क्स, जिसका मतलब है कि हर पैसेज 15 मार्क्स का होता है और उसके जो हल करने के बाद मार्क्स दिए जा सकते हैं वो 15 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे। आज के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और अगर कुछ इसमें से आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पहले एक लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। तफ़हीम के हवाले से मैं एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ जो आपको कराची आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बासानी मिल जाएगा। आइए आज मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से तफ़हीम के लिए दिए जाने वाले सवाल को हल किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर आपको 2 तरह के पैसेजेस दिए जाएंगे, पैसेज ए और पैसेज बी, और इन पैसेजेस के इख्तिताम पर आपको सवालात दिए जाते हैं जिन सवालों को आपने हल करना होता है। तफ़हीम के लिए दिए जाने वाले सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो सवालात आपको दिए गए हैं उन सवालात को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अच्छी तरह से तफ़हीम को पढ़ें और तफ़हीम को पढ़ने के बाद देखिए कि इन सवालों के जवाबात तफ़हीम में किस तरह से दिए गए हैं। इस हवाले से एक और अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि जिस तरह तरतीब में सवालात दिए जाते हैं, जो इबारत आपको दी जाती है उसी इबारत में जवाबात भी उसी तरतीब से मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप सवालों को अच्छे तरह से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे कि उस सवाल में पूछा क्या गया है तो आप आसानी इबारत में से उनका जवाब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से हम तफ़हीम के सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल जो है वो है विनस के आबादी ना बढ़ने की क्या वजह है और यहाँ की अक्सरियत किन अफराद पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि इबारत में मुझे जो सबसे पहले जवाब तलाश करना है वो ये है कि मैं ये देखूँगी कि वीनस की आबादी ना बढ़ने की वजह कहाँ बताई गई है, और इसी के बाद मैं ये देखूँगी कि वीनस की जो अक्सरियत है वो किन अफराद पर मुश्तमिल है। आइए आगाज़ करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि इबारत में इसका जवाब किस तरह से तलाश करना है। इबारत के इब्तिदा में ही आपको जो पहला पैराग्राफ दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों सवालों के जवाब मौजूद हैं। पहला सवाल था कि वीनस की आबादी ना बढ़ने की क्या वजह है। मैं बात को पढ़ती हूँ और उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि जवाब किस तरह से दिया गया है। ये बात मैं नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं कि वीनस एक मरतबा शहर है। 62,000 अफरादी जो 30 साल कबल थी, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आज भी वही है। लोग अब हर साल सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में दूसरों मुल्कों में नकल मकानी कर रहे हैं। देखिए पहला जवाब हमें यहाँ पे मिल गया कि लोग अब हज़ारों की तादाद में दूसरों मुल्कों में नकल मकानी कर रहे हैं या हिजरत कर रहे हैं। और दूसरा सवाल था कि वीनस के अफराद की जो अक्सरियत है वो किन अफराद पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे आपको उसका दूसरा जवाब भी मिल जाएगा। जिन लोगों की अक्सरियत यहाँ रह रही है वो हैं बूढ़े 55-60 साल या से ज़्यादा ऊपर के लोग। तो आप देखिए कि किस तरह से इसका जवाब मैंने यहाँ पे
दर्ज किया है। वीनस से हर साल हज़ारों लोग हिजरत कर रहे हैं। यहाँ की अक्सरियत 55 या 60 और इससे ज़्यादा उम्र वाले ज़ईफ़ अफराद पर मुश्तमिल है। दूसरा सवाल देखते हैं, इबारत के मुताबिक वीनस के शहरियों को क्या रिहायशी मसाइल दरपेश हैं। आइए इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो हमें और समझ में आएगा। मैंने हैरत और तासुब से ये सब सुना और सवाल किया, फल्ला इतना खूबसूरत शहर, तारीख और तहजीब से लबालब भरा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बदरुद्दीन आम से लहजे में बोला, यहाँ रिहायशी घर बहुत छोटे हैं और वो कितने महंगे हैं। यहाँ से आपको दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है जिसमें पूछा गया था कि वहाँ के रिहायशी अफराद को किन मुश्किलात का सामना है। इबारत के मुताबिक वीनस के रिहायशियों को या शहरियों को क्या रिहायशी मसाइल दरपेश हैं, तो इसका जवाब हमने जैसे कि इबारत में से देखा, दो तरह के मसाइल दरपेश हैं। वीनस में रिहायशी घर छोटे हैं और महंगे हैं। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, वीनस में आने वाले सैलाबों का क्या सबब होता है और ज़्यादा नुकसान से बचाव के लिए क्या तरीका अपनाया गया है। आइए इबारत में देखते हैं कि इसका जवाब कहाँ दिया गया है। थोड़ा सा और इसको रीड करते हैं। इस छोटी सी मिसाल से समझ लो कि 1000 मुरब्बा फुट जगह तकरीबन $1 मिलियन की बिकती है। सैलाब तो खैर मामूल की बात है, ये कोई साल में एक आध बार नहीं बल्कि अक्सर बेशतर आते ही रहते हैं। सैलाब की वजह समंदरी लहरें नहीं होती बल्कि तूफ़ानी हवाएं हैं। को सवाल में हमसे पूछा गया है कि वहाँ पर सैलाब आने की वजह क्या है, तो यहाँ पे हमें इसका जवाब भी मिल गया कि समंदरी लहरों की वजह से तूफ़ान नहीं आता बल्कि तूफ़ानी हवाएं हैं जो बिलउमूम जुनूबी इलाकों यानी मिस्र वगैरह से उठती हैं। इससे इमलाक की जो शिकस्त और रीख्त होती है उसका अहवाल भी खासा बुरा है। ज़्यादातर इसका निशाना सेंट मार्क स्क्वायर और चर्च बनता है, मगर बाकी जगह भी मुतासिर होती हैं। अब तो सेंट मार्क स्क्वायर को खासा ऊंचा कर दिया गया है, मगर फिर भी जीत तो पानी की ही होती है। यहाँ से हमें दूसरे सवाल का भी जवाब मिल जाता है कि किस तरह से इमारतों को बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरा जवाब जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो इमारतें हैं उनको अब ऊंचा कर दिया जाता है जिसकी मदद से अब सैलाबों से इमारतों को बचाया जा सकता है। वीनस में आने वाले सैलाबों का क्या सबब होता है और ज़्यादा नुकसान से बचाव के लिए क्या तरीका अपनाया गया है। वीनस में आने वाले सैलाबों का सबब तूफ़ानी हवाएं हैं, जैसे कि अभी इबारत में हमने देखा। ज़्यादा नुकसान से बचाव के लिए इमारतों को ऊंचा करके बनाया जाता है। चौथे सवाल की तरफ आते हैं, मकानों की तामीर और मुरम्मत के सिलसिले में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और 2 बातें लिखनी हैं। इबारत में देखते हैं कि कहाँ पर इसका जवाब मौजूद है। हुकूमत के ज़िम्मन में क्या किरदार है। मैं तो सुना है कि वो छोटे छोटे मसाइल के हल में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत को इस तारीखी विरसे को संभालने का खप्त पड़ा हुआ है क्योंकि वह शहर की अहमियत से बखूबी आगाह है। हमें वक्त कानून और इसके ज़वाबित, मालकान किसी इमारत में रद्द-बदल करना चाहें तो हुकूमत की इजाज़त हासिल करना दिक्कत तलब मसला है। हर किस्म का सामान महंगा है क्योंकि तरसील का ज़रिया खुश्की नहीं जहाज़ है। मैंने पूछा कि मुझे क्या क्या देखना चाहिए, साथ ही बैग से नक्शा निकाल के खोलते हुए कहा कि जगहों की रहनुमाई भी कर दीजिए। इस पैराग्राफ में अगर आपने मेरी इब्तदाई हिदायत को सुना है और समझा है तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा सवाल था कि जो रिहायशी इमारतों के मालकान हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर वो कोई रद्द बदल करना चाहें। तो यहाँ पे उसका जवाब दिया गया है, मालकान किसी इमारत में रद्द बदल करना चाहें तो हुकूमत की इजाज़त हासिल करना दिक्कत तलब मसला है। हर किस्म का सामान महंगा है क्योंकि तरसील का ज़रिया खुश्की नहीं जहाज़ है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका जवाब दिया गया है। मालकान किसी इमारत में कोई रद्द-बदल करना चाहें तो हुकूमत की इजाज़त तलब करना एक दिक्कत तलब मसला है और बहरी तरसील की वजह से हर किस्म का सामान महंगा है। अगला सवाल देख लेते हैं, बदरुद्दीन ने मुनस्सिफ़ा को किन ख़ास जगहों की सयाहत का मशवरा दिया। आइए पैसेज में देखते हैं कि ये जगह कहाँ बताई गई हैं। बदरुद्दीन ने नक्शों में किताब को बंद करते हुए कहा, यहाँ इतनी तारीख है कि ईंट उठाओगी तो नीचे से पूरी किताब निकलेगी। इतने गिरजे, महल, आर्ट से भरे हुए अजायब घर, उनके साथ साथ इनकी तारीख के पलंदे। एक मुद्दत से यहाँ रहते हुए हमें अभी तक कोई समझ नहीं आई, तो आपको 2 दिन में क्या पता चलेगा। आप बस यूँ करें, चंद मशहूर और काबिल ज़िक्र जगह देखने सेंट मार्क स्क्वायर चले जाएँ। यहाँ पे उन्होंने उन जगहों का नाम देना शुरू किया है। सेंट मार्क स्क्वायर चली जाएँ, वहाँ इतना कुछ है कि 4-5 घंटे गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। मतलब साथ साथ जुड़े हुए चर्च, बेल टावर, म्यूज़ियम वगैरह, ब्रिज रियाल्टो भी वहाँ पर है मगर आजकल ज़ेर मुरम्मत है।
और हाँ, एकेडेमिया गैलरी भी ज़रूर जाना, यही सब काफ़ी है। ज़्यादा चक्कर में पढ़ोगी तो उलझ जाओगी और सयाहत से लुत्फ़ ना हो सकोगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पैराग्राफ में 3 जगहों का नाम दिया गया है, जो बेसिकली मुसन्निफ़ा को मशवरा दिया गया था कि वो इन 3 जगहों की सयाहत कर सकती हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका सवाल का जवाब दिया गया है। बदरुद्दीन ने मुसन्निफ़ा को किन खास जगहों की सियाहत का मशवरा दिया? बदरुद्दीन ने मुसन्निफ़ा को सेंट मार्क स्क्वायर, ब्रिज रियाल्डो और एकेडेमिया गैलरी जाने का मशवरा दिया। अगला सवाल देख लेते हैं। इबारत में वीनस और उसके आबी शाहराओं को मुसन्निफ़ा ने किन चीज़ों से तशबीह दी है? नक्शे पे देखो तो वीनस शहर समंदर में मछली जैसी सूरत लिए हुए है। शहर की सारी अहम शाहराएं दरअसल नहरें हैं जो इंसानी जिस्म की रगों की तरह शहर के वजूद में दौड़ती फिरती हैं। ग्रैंड कैनाल वीनस की मरकज़ी शाहराह है। वो नहर है जिसके साथ वीनस के तमाम मशहूर आर्ट और तामीरात के शाहकार जुड़े हुए हैं। कह लीजिए ये नहर दरिया का एक टुकड़ा है। इस पैराग्राफ के अंदर हमें आखिरी सवाल का भी जवाब मिल जाता है जो अभी हमने डिस्कस किया था। इबारत में मुसन्निफ़ा ने वीनस को मछली और उसकी आबी शाहराओं को इंसानी जिस्म की रगों से तशबीह दी है। आइए आखिरी सवाल को देख लेते हैं। शहर की बुनियादें कैसी ज़मीन पर रखी गई हैं और माजी में वीनस को क्या इम्तियाजी हैसियत हासिल थी? वीनस दलदली ज़मीन पर तामीर हुआ शहर है जिसके महल मीनारे उन ज़मानों की यादगारें हैं जब ये दुनिया का अमीर तरीन शहर समझा जाता था। ये कहना गलत ना होगा कि वीनस शहर अपनी मिसाल आप है। शहर की बुनियादें दलदली ज़मीन पर रखी गई हैं। माजी में वीनस दुनिया का एक अमीर तरीन शहर समझा जाता था। देखें यहाँ पर हमने जो 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं कि शहर की बुनियादें कैसी ज़मीन पर रखी गई हैं, उसका जवाब हमने यहाँ दे दिया कि दलदली ज़मीन पर रखी गई हैं। और इम्तियाजी हैसियत क्या हासिल है या क्या हासिल थी, तो इम्तियाजी हैसियत इसकी ये थी कि एक अमीर तरीन शहर दुनिया का समझा जाता था। जो मैंने पहला पैसेज आपको डिस्क्राइब किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में ये जनरेट हुई होगी कि सारे सवालों के जवाब उस पैसेज में ही दिए जाते हैं जब हम तफहीम कर रहे होते हैं। असल बात ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने तलाश करना है कि जो सवाल हमें दिया गया है उस सवाल का जवाब कहाँ किस पैराग्राफ में मौजूद है। जो मैंने आपको 2 तरकीब बताई हैं कि पहली तरकीब ये है कि आप सवाल को पहले पढ़ें और सवाल को पढ़ने के बाद उसका जवाब इबारत में तलाश करें, और दूसरी तरकीब इसकी ये है कि आप ये देखें, पहली तरकीब ये है कि आप जो इसका सवाल का जवाब इबारत में तलाश करें, और दूसरी तरकीब ये है कि आप पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ जिस तरह से सवाल दिए गए हैं उसी तरह से जवाब भी तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। आइए अब मैं आपको दूसरे पैसेज की तरफ लेकर जाती हूँ। उम्मीद है कि आपको पहले पैसेज को हल करने का तरीक़ेकार समझ में आया होगा। सबसे पहले हम इसके सवालात देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो भी जवाबात हों जितना मुमकिन हो हमें अपने अल्फाज में लिखने होते हैं। पहला सवाल क्या है? सनोबर के दरख्त को बढ़ने के लिए कैसे मौसमी हालात दरकार हैं? आइए सबसे पहले हम इबारत को देख लेते हैं। सनोबर के दरख्त का ताल्लुक उस ख़ानदान से है जिसमें कमोबेश 115 मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त पाए जाते हैं। ये सभी लंबे और नोकीले पत्तों वाले होते हैं और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। चिलगोज़ा और चीड़ भी इस ख़ानदान के दरख्त हैं। इनकी अफजाइश के लिए सर्द मौसम दरकार है जहाँ सालाना बारिश 325 मिलीलीटर से तजावुज़ ना करे। आप देख रहे हैं कि पहला सवाल जो दिया गया है उसका जवाब पहले ही पैराग्राफ में मौजूद है। सवाल क्या था हमारा? सवाल ये था कि सनोबर के दरख्त को बढ़ने के लिए कैसे मौसमी हालात दरकार हैं। यहाँ आपको दे दिया गया है कि सनोबर के दरख्तों को बढ़ने के लिए सर्द मौसम दरकार है और जहाँ सालाना बारिश 325 मिलीलीटर से तजावुज़ ना करे। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे भी मैंने इसका जवाब इसी तरह दर्ज किया है। सनोबर के दरख्त को बढ़ने के लिए सर्द मौसम दरकार है जहाँ सालाना बारिश 325 मिलीलीटर से तजावुज़ ना करे। दूसरा सवाल देखते हैं। सनोबर की कौन सी 2 खुसूसियात उसे ज़मीन के इर्तिकाई मराहिल का हिस्सा बनाती हैं? दूसरा सवाल है तो ज़रूर इसका जवाब हमें दूसरे पैराग्राफ में मिल सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर उसी पैराग्राफ में भी हमें आंसर मिल सकता है तो हम ये देखेंगे ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से बढ़ने वाला दरख्त है जो साल में तकरीबन आधा इंच तक ही बढ़ता है और लंबे अरसे तक ज़िंदा
रहता है। इसीलिए सनोबर को कुर्रे अर्ज़ के इर्तिकाई सफ़र का एक कदीम और ज़िंदा मुसाफिर समझा जाता है। इन्हें ज़िंदा फॉसिल्स भी कहते हैं। माहिरीन नबातात के मुताबिक अगर आप सनोबर का 30 से 35 मीटर ऊंचा पेड़ देखें तो जान लें कि आप ज़मीन के कदीम तरीन जानदारों में से एक को देख रहे हैं। इसका जवाब हमें पहले ही पैराग्राफ में दे दिया गया है। सवाल था हमारा कि सनोबर की ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो इसे ज़मीन के इर्तिकाई मराइल का हिस्सा बनाती हैं। पहली खुसूसियत ये थी कि ये सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से बढ़ने वाला दरख्त है और साल में तकरीबन इसकी जो अफजाइश होती है वो आधा इंच तक ही होती है। और दूसरी इसकी जो खुसूसियत है वो ये कि ये लंबे अरसे तक ज़िंदा रहता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है ज़ियारत के जंगलात को किन वजूहात की बिना पर आलमी माहौलियाती वर्षा करार दिया गया है। अच्छा, आप यहाँ देख लीजिए कि वही जो दो खुसूसियाती वही दो खुसूसियात मैंने यहाँ पे बता दी हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से बढ़ने वाला दरख्त है जो साल में तकरीबन आधे इंच तक बढ़ता है और लंबे अरसे तक जिंदा रहता है। अगला सवाल है ज़ियारत के जंगलात को किन वजूहात की बिना पर आलमी माहौलियाती वर्षा करार दिया गया है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ मौजूद है। दुनिया में सनोबर का दूसरा सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत में वाक़ है। लाखों एकड़ रकबे पर फैले हुए सनोबर के तवील कामत जंगलात हज़ारों साल पुराने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इन जंगलात को आलमी माहौलियाती वर्षा करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये मौसमियाती तब्दीली के मुताल्लिक़ बेहतरीन वसीला साबित हो सकते हैं। आइए इसका जवाब क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया है कि किस वजह की बुनियाद पर उसको आलमी माहौलियाती वर्षा करार दिया गया है। ज़ियारत के तवील कामत जंगलात हज़ारों साल पुराने हैं। क्योंकि जंगलात हज़ारों साल पुराने हैं इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इन जंगलात को आलमी माहौलियाती वर्षा करार दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सनोबर के इन जंगलात को नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। इबारत में दी गई 3 तजावीज़ लिखिए। इस सवाल में हमें ये देखना है कि वो कौन सी तजावीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सनोबर के जंगलात को नुकसान से बचा सकते हैं। आइए इबारत में देखते हैं कि इसका जवाब कहाँ मौजूद है। ज़ियारत की वादी मौसम सरमा में भी बलूचिस्तान के सरतरीन इलाकों में शुमार होती है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की तरह ये वादी भी कुदरती गैस की फराहमी से अब तक महरूम है। अगरचे संदल के दरख्त काटने पर पाबंदी और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी है, लेकिन इलाके के मकामी लोग इस बात से बेखबर कि वो दुनिया की कदीम तरीन हयाताती विरासत को तबाह कर रहे हैं। सनोबर की लकड़ी काट कर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा दरख्तों की कटाई और लकड़ी की स्मगलिंग भी जारी है। चंद दहाइयाँ कबल ये पहाड़ जंगलात से घिरे हुए थे, मगर अब दरख्तों की तादाद में नुमायाँ कमी देखी जा सकती है। इस तबाही को रोकने की अशद ज़रूरत है। कुछ रज़ाकारों ने अपने तौर पर मुकामी लोगों के लिए मुतबादिल ईंधन की फराहमी का मुतालबा किया है। ये जो मुतबादिल ईंधन की फराहमी है ये पहली तजवीज़ है कि अगर मुतबादिल ईंधन की फराहमी कर दी जाए तो लोगों को दरख्त काटने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दूसरा, सनोबर के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर पैदा करने की मुहिम भी शुरू की गई है। यहाँ आपको दूसरी तजवीज़ भी मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि अगर हम सनोबर के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर पैदा करने की मुहिम शुरू करेंगे तो लोग उन दरख्तों को काटने से रुकेंगे और वो प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसके अलावा सनोबर के दरख्त की तिजारत पर पाबंदी के हवाले से भी आवाम को आगाह करना शुरू किया गया है। यहाँ पे आपको तीसरी तजवीज़ भी मिल जाएगी जिसमें आपको बताया है कि सनोबर के दरख्त की तिजारत पे अगर पाबंदी लगा दी जाए तो इस पाबंदी के हवाले से भी सनोबर के दरख्तों को जो जंगलात हैं उनको नुकसान से बचाया जा सकता है। आइए इसका जवाब देख लेते हैं। मुतबादिल ईंधन की फराहमी से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदारी मुहिम और सनोबर के दरख्तों की तिजारत पर पाबंदी लगाकर सनोबर के इन जंगलात को नुकसान से बचाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ सनोबर के जंगलात को मुतासिर कर रही हैं। 3 बातें लिखें। इसका मतलब ये है कि हमें इबारत में ऐसे 3 बातें सर्च करनी होंगी, तलाश करनी होंगी जो ये बताएंगी कि कौन सी मौसमियाती तब्दीलियाँ सनोबर के जंगलात को मुतासिर कर रही हैं। जी, महकमा जंगलात साल में 3 मरतबा दरख्त लगाने की मुहिम चलाता है, लेकिन उनका कहना है कि नए लगाए जाने वाले बीज सिर्फ 5 से 10% उग पाते हैं। उन्हें दरकार माहौल फराहम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत, कहसाली, बारिश और बर्फ़बारी में भी बेकायदगी ने जंगल को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे हमें 3 रीज़न्स मिल गए हैं जिसकी वजह से सनोबर के जंगलात को नुकसान पहुँच रहा है।
महकमा जंगलात के मुताबिक बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, कहरसाली और बारिशों और बर्फ़बारी की वजह से सनोबर के इन जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है। क्या सनोबर के इन जंगलात मुतासर हो रहे हैं। अगले साल की तरफ आते हैं। खरावड़ी बाबा नामी कस्बे के अफराद किस तरह से अपनी माशरती जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अब हमें इबारत के अंदर जाके जवाब ढूंढना होगा। इस मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस असासे की अहमियत से आगाह हैं। देखिए यहाँ ये वाला जवाब हमें नज़र आता है। ज़ियारत के करीब खरावड़ी बाबा नामी एक छोटे से कस्बे के लोग मौसम सरमा आती ही हरनाई हिजरत कर जाते हैं। इनका कहना है कि वो दरख्त काटने पर हिजरत को तरजीह देते हैं। ये जो सवाल हमें दिया गया था उसका जवाब हमें इस इबारत में इन दो लाइन्स के दरमियान मिल गया है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं हमने कैसा आंसर करा है। खरावड़ी बाबा नामी कस्बे के अफराद मौसम सरमा आती ही हरनाई हिजरत कर जाते हैं। ये दरख्त काटने के बजाय हिजरत को तरजीह देते हैं। सनोबर के जंगलात से तिब्बी इस्तेमाल के लिए कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं। इसका मतलब ये है कि सवाल के जवाब के लिए हमें इबारत के अंदर ये चीज़ देखनी होगी कि सनोबर के जंगलात की जो तिब्बी इफादियत है वो कहाँ पे बताई गई है। आखिरी पैराग्राफ में देखें, सनोबर के दरख्त से हासिल होने वाला तेल जल्दी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होता है। यहाँ से न सिर्फ इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं बल्कि लेवेंडर की मशहूर कुन महक जुलाई से अक्टूबर तक इस वादी का अहाता किए रखती है। यहाँ का शहर दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा ये जंगलात मार्खोर, अड़ियाल, काले रीछ, भेड़िए, लोमड़ी, गीदड़ और हिजरत करके आने वाले परिंदों का मस्कन भी हैं। यहाँ आपको इन जंगलात के मुख्तलिफ इस्तेमाल बताए गए हैं। इसकी दरख्तों की लकड़ी के मुख्तलिफ इस्तेमाल बताए गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमें आंसर देखना था वो देखना था कि तिब्बी इस्तेमाल क्या है। तो तिब्बी इस्तेमाल इसमें दो बताए गए हैं। सनोबर के दरख्त से हासिल होने वाला तेल जल्दी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होता है और दूसरा यहाँ से इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ भी हासिल होती हैं। बताने का मकसद ये है कि हमसे सवाल में क्योंकि सिर्फ तिब्बी इस्तेमाल पूछे हैं तो हम यहाँ से सिर्फ वही जवाब तलाश करेंगे जिसमें तिब्बी इस्तेमाल के बारे में बताया गया होगा। इस दरख्त से हासिल होने वाला तेल जल्दी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होता है। यहाँ से इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ भी हासिल होती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बुनियादी तौर पर जो इबारत दी जाती है उसकी तफहीम करनी होती है। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसके जो मार्क्स दिए गए हैं वो 30 मार्क्स होते हैं और इसका मतलब ये है कि आपको अगर 2 पैसेज दिए गए हैं तो हर पैसेज उसमें 15 मार्क्स का दिया गया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तफहीम के हवाले से और कुछ जानना चाहते हैं तो तफहीम के हवाले से मेरा एक लेक्चर कराची आयंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और फिर भी अगर आपको तफहीम के हवाले से कोई परेशानी है या कोई सवाल हल करने में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपको फिर समझा सकूं कि इन सवालात को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कराची आयंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बुनियादी तौर पर ये जो मैंने आपको मई जून का पेपर बताया है, इस मई जून के पेपर में मैंने आपको 5 सवाल अब तक तकरीबन हल करा दिए हैं और इसका एक सवाल बाकी है जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समरी के हवाले से सवाल है, तो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और उसको मिस मत कीजिएगा। मुझे अपनी मुफीद आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं और लेक्चर में आप क्या जानना चाहते हैं, मुझे इस हवाले से ज़रूर आगाह करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।